Am I audible? Am I audible to everyone? Okay. चलो तो आज ये अपना इंट्रोडक्टरी क्लास है। बेसिकली आज मैं तुम्हें इस क्लास में ये समझाने की कोशिश करूंगी कि कोई भी अगर तुम्हें होम्योपैथिक अपना कम्पिटिटिव एग्जाम देना है, चाहे वो AIPJET का एग्जाम हो, चाहे वो UPSC का हो, चाहे कोई भी स्टेट PSC का एग्जाम हो, तो तुम्हें जो प्लानिंग है वो किस तरीके से करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है, जिसमें अपने कई 3-4 सब्जेक्ट का एग्जाम्पल के तरीके से भी देखेंगे कि किस तरीके से अपने को प्रिपेयर करना चाहिए हर सब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट फिर कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं और उन सब्जेक्ट में से भी कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे कि तुम्हें फ्रिक्वेंटली जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, प्लस कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनको तुम मतलब बहुत सारी बुक्स में तुम्हें नहीं जाना है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, किसी में सिर्फ MCQ दिए हुए हैं, किसी में थ्योरी दी हुई है, जिसमें से कई सारी ऐसी बुक्स हैं जिसमें बहुत सारे आंसर रॉन्ग भी दिए हुए हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। ठीक है, तो ताकि तुम उन सब झंझटों में ना पड़ो, मैं तुम्हें एक आइडिया दूंगी कि कौन कौन सी बुक्स हैं जिनको तुम फॉलो करके कोई भी होम्योपैथिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये सिर्फ AIPJET की बात नहीं है, कोई भी होम्योपैथिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे वो UPSC लेवल का है वो भी तुम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए मतलब जितना, क्योंकि हमने सारी बुक्स, इतना टाइम हो गया ना अभी तो सारी बुक्स एक बार सब में से गो थ्रू करा है, सबको एक एक बार पढ़ के देखा है, तो जो मुझे उसमें से यूजफुल लगा मैं तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन दूंगी ताकि तुम्हारा उन सब में टाइम वेस्ट ना हो। ओके, नेक्स्ट इज कि किस तरीके से तुम अपनी स्टडी को प्लान कर सकते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई भी अगर तैयारी शुरू करता है तो वो 8 या 9 महीने मान के चलता है कि हमको 8-9 महीने में हमारी तैयारी को, एक प्रिपरेशन को एक लेवल पे लेके जाना है। तो उस लेवल पे लेके जाने के लिए तुमको क्या क्या प्लान करना चाहिए, फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए कितना टाइम देना चाहिए, फिर रिवीजन कितने टाइम्स देना चाहिए, ये अपने डिस्कस करेंगे। सो माई सेल्फ डॉक्टर पवनप्रीत कौर, आज अपने इससे शुरू करते हैं। जैसे अभी लास्ट ईयर ये 2024 में NCH ने ये वो निकाला था, शेड्यूल निकाला था कि जो AIPJET, ये सिर्फ स्पेसिफिकली कौन से एग्जाम के लिए निकाला था उन्होंने, AIPJET के लिए। बट ऐसा नहीं है कि ये हार्ड एंड फास्ट फॉलो हो रहा है, मतलब मटेरिया मेडिका में से 16 क्वेश्चन ही आएंगे ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट नंबर है। अब ये 14 भी हो सकते हैं, ये 18 पे भी जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए कि कौन से सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। तो पहले अगर अपने होम्योपैथिक सब्जेक्ट में से देखें तो होम्योपैथी में से सबसे हाई इंपॉर्टेंस पे है मटेरिया मेडिका, जो कि बहुत वास्ट सब्जेक्ट भी है और जिसको 1 महीने या एक दिन में प्रिपेयर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। मटेरिया मेडिका ही ऐसा एक सब्जेक्ट है जो तुम्हारी होल प्रिपरेशन में, मतलब अगर तुम 7 मंथ का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर तुम 8 मंथ का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तुमको डेली टच करना है, तभी ये तुम्हारा सही से तैयार होएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, जिसको तैयार करने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता है, बस तुम्हें अपने 5 से 6 दिन लगते हैं ऑर्गेनॉन को एक बार तैयार करने में। और एक बार अगर तुमको पता लग गया कि हाँ ऑर्गेनॉन में से यहाँ यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और मेरे को इस तरीके से पढ़ना है, एक बार तुमने सारी थ्योरी पढ़ ली, एक बार तुमने सारे इसके क्वेश्चंस कवर कर लिए जो जो अपने पास में बुक्स में अवेलेबल है, तो तुम्हें ऑर्गनॉन के क्वेश्चन करने में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। ऑर्गनॉन बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है होम्योपैथी सब्जेक्ट में से। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज रिपोर्टरी। रिपोर्टरी में क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो है वो बहुत डीप आ रहे हैं, तो इसलिए तुमको इसको डिटेलिंग से पढ़ना पड़ेगा। डीप आ रहे हैं बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में एक जगह पे अवेलेबल नहीं है, उसके लिए बहुत ही अच्छी बुक है जो अपने देखेंगे कौन सी है। अगर उन बुक्स को ही तुम सिर्फ पढ़ लोगे तो तुम्हारी रिपर्टरी में से 16 के 16 तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि एक आधा तो ऐसा बिल्कुल तुम्हें अनकॉमन क्वेश्चन उठा के दे देंगे जो कहीं पे भी नहीं आया है। तो वो क्वेश्चन का तुम्हारे लिए इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट या तो नहीं अटेम्प्ट करके आएंगे या गलत अटेम्प्ट करके आएंगे। बट जो 15 क्वेश्चन हर बच्चा सही कर रहा है जो तुम्हारे साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो तुम्हारे क्लियर होने बहुत जरूरी है, वो तुम्हारे सही होने बहुत जरूरी है। ठीक है, रेपर्टरी में अपने देखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट इज फार्मेसी। फार्मेसी में इसमें 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट
12 क्वेश्चन आज तक मैंने कभी किसी पेपर में होम्योपैथिक फार्मेसी के नहीं देखे हैं। मैक्सिमम जो आते हैं 6 टू 8 क्वेश्चन फार्मेसी से आते हैं। तो जो ये बाकी बचे 6 क्वेश्चन वो कहाँ पे चले जाते हैं, या तो ऑर्गनॉन में से आएंगे या फिर एलएन यानी कि मटेरिया में से आएंगे। तो इसीलिए ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 12 के 12 क्वेश्चन ही तुम्हें फार्मेसी से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में अपने को पता है कई सारे सिस्टम है अपने पास में, जिसमें से सीवीएस, रेस्पिरेटरी और कुछ कुछ ऐसे सिस्टम है जिनमें से कंटिन्यूअसली क्वेश्चन जो है हमेशा रिपीट हो रहे हैं। कुछ कुछ ही ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से, जैसे अगर अपने सीवीएस का बात करें तो सीवीएस में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर मोस्ट जिसमें से कि हर बार क्वेश्चन आ ही रहा है, दैट इज ईसीजी। ईसीजी में से हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। या फिर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में अपने पढ़ते हैं साइनोटिक हार्ट डिजीज, ए साइनोटिक हार्ट डिजीज के बारे में, पीडीए के बारे में, ठीक है, ये कॉक्टेशन ऑफ ऑर्टा के बारे में। ये सारी जो पूरी डिटेलिंग है उसमें से क्वेश्चन आते हैं, ये भी अपने देखेंगे, अभी एक एक सब्जेक्ट को अपने डिटेल से लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सर्जरी। सर्जरी भी इंपॉर्टेंट है बट सर्जरी बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके 8 क्वेश्चन को तुम्हें बहुत ही पर्टिकुलरली देखना होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अपने देखेंगे सर्जरी में मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल या तो ब्रेस्ट के टॉपिक से आ रहे हैं या एंडोक्राइनोलॉजी से सर्जरी में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे थायराइड से रिलेटेड, पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलेटेड, एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड, पिट्यूटरी रिलेटेड, जो सिंड्रोम्स लिखे हुए हैं ना वहां से तुम्हें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सर्जरी से जीआईटी का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जब अलग से सब्जेक्ट का करेंगे। नेक्स्ट गायनी एंड ऑप्स सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है एलाइड में से, क्योंकि गायनी एंड ऑप्स का सिलेबस जो है वो बहुत ही पिक्यूलियर है, बहुत ही पर्टिकुलर है। तो मैं बहुत सारी चीजें तो गायनी ऑप्स में छोड़ ही देनी है, क्योंकि उसमें से अभी तक कभी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। तो जैसे अगर अपने बुक में, गायनी की बुक में, शॉज वाली या दत्ता वाली में अगर हम 30 चैप्टर देखते थे, तो उसमें से सिर्फ 5 या 6 चैप्टर ही ऐसे हैं जिसमें से कि हमेशा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इसीलिए तुम्हारे लिए बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि कौन से एरिया से गायनी ऑप्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। हमें ये पूरा नहीं पढ़ना पड़ रहा है, हमें सिर्फ उस एरिया को पढ़ना है। और गायनी ऑप्स के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं आते हैं, तुम्हें डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन में आया था क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, तो वो हर कोई बता सकता है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट एनाटॉमी। एनाटॉमी भी क्योंकि बहुत वास्ट है, अब तुम 5 क्वेश्चन के लिए हेड नेक ब्रेन अपर लिम लोअर लिम एब्डोमेन नहीं पढ़ने बैठोगे ना। तो इसके लिए एनाटॉमी के लिए सिर्फ इतना कर सकते हो, या तो अगर तुम्हारा कॉलेज बहुत अच्छा रहा है, तुम्हारा बेसिक अगर क्लियर है तो वेल एंड गुड है। नहीं तो एनाटॉमी के लिए जो पीजी प्लस बुक है, पीजी प्लस बुक में स्टार्टिंग में फर्स्ट सब्जेक्ट जो दिया हुआ है वो एनाटॉमी ही दिया हुआ है, और मुश्किल से 30 पेजेस की एनाटॉमी है। उन अगर तुम 30 पेजेस को भी कर लेते हो एनाटॉमी के, लेकिन अच्छे से, यही मैं तुम्हें लास्ट तक यही बताऊंगी कि तुमको पढ़नी 4 ही बुक्स है, बट उन 4 बुक्स को कम से कम 20 बार पढ़ना है। तुम्हें 20 बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि यार ये भी पढ़ लेते हैं, यार वो भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना है, वो सबसे रॉन्ग मूव होता है, ठीक है। तुम्हें सिर्फ 4 बुक्स को सेलेक्ट करना है, उन्हीं 4 बुक्स को तुम्हें बार बार पढ़ते जाना है। नेक्स्ट इज फिजियोपैथो एंड पीयूएम, इनको साथ में ही पढ़ते हैं। कुछ कुछ टॉपिक हैं जो पैथो के इस चेन से अलावा, मतलब चेन में अपने क्या पढ़ रहे हैं, कुछ चेन में जो अपने पढ़ेंगे वो सिस्टम्स पढ़ेंगे ना, कि सीवीएस को हमने फिजियो से पढ़ा, पैथो से पढ़ा, हमने पीयूएम से पढ़ा। रेस्पिरेटरी को हमने फिजियो पैथो पीयूएम से पढ़ा। लेकिन कुछ चीजें जैसे जनरल फिजियोलॉजी की भी चीजें अलग रह जाती हैं, जनरल पैथोलॉजी की चीजें भी अलग रह जाती है। जैसे पैथोलॉजी में जो सबसे ज्यादा जनरल पैथो में से क्वेश्चन आते हैं वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन रिलेटेड आते हैं, कि टाइप 1 में कौन सी है, टाइप 2 में कौन सी है, या फिर जो डिजीजेस की जेनेटिक इनहेरिटेंस होती है, कि कौन सी डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कौन सी डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव है, कौन सी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, कौन सी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। या जनरल पैथो में से क्वेश्चन आते हैं कैंसर वाले चैप्टर से ना, जो ट्यूमर वाला चैप्टर दिया हुआ है 7th या 8th चैप्टर है हर्ष मोहन में, उससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, इसकी भी टेक्स्ट बुक में जाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत ही पिक्यूलियर से टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते हैं, और 4 ही क्वेश्चन आते हैं, इनको इजीली अपने कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एक तो एआईपीजेड के लिए तो इम्पोर्टेंट है, ये है कि इसमें 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लस
किसी को भी अगर ये पीएससीज़ की तैयारी करनी है, किसी को अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है, किसी को स्टेट पीएससी किसी की भी तैयारी करनी है, तो उसमें कम्युनिटी मेडिसिन सब्जेक्ट का वेटेज जो है वो बढ़ जाता है। वो दोनों चीज़ों के लिए बढ़ जाता है, थ्योरी के लिए भी बढ़ जाता है एंड इंटरव्यू के लिए भी बढ़ जाता है। बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ मतलब जिनके भी इंटरव्यूज़ हुए हैं, मैंने सुने हैं, जिनसे पूछा है, तो क्योंकि कम्युनिटी मेडिसिन के जो फ़ील्ड है वो मतलब फ़ील्ड रिलेटेड इसमें चीज़ें लिखी हुई है ना कि कौन-सी डिज़ीज़ेज़ कम्युनिकेबल है, कौन-सी नॉन कम्युनिकेबल है। तो पीएससी के थ्रू अगर तुम मेडिकल ऑफ़िसर अपॉइंट होते हो, तो तुम्हें ये सब चीज़ें सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो इंटरव्यू के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, वन इज़ कम्युनिटी मेडिसिन एंड अदर इज़ मटीरिया मेडिका। इन्हीं 2 सब्जेक्ट से ज़्यादातर इंटरव्यू में क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। तो इसीलिए कम्युनिटी मेडिसिन को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कम्युनिटी मेडिसिन में भी बेसिकली वही पढ़ना है तुम्हें, जैसे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वाला जो चैप्टर है, एक प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस वाला जो चैप्टर है, नेक्स्ट जो वैक्सीन रिलेटेड क्वेश्चन इसमें बहुत आते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट जो आता है रिकेट्सियल डिजीजेस रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस काफी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो एक तुम्हारा जनरल आइडिया हो गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट में से किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट जो अपने देखेंगे कौन-कौन सी बुक्स हैं जो तुम्हें फ़ॉलो करनी चाहिए? तो इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को किसी और बुक में जाने का ज़रूरत है। तुम इन्हीं बुक को 10 बार, 20 बार पढ़ लोगे तो ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है होम्योपैथी में जिसको तुम क्रैक नहीं कर पाओगे थ्योरी एग्ज़ाम को, ठीक है? इनके अलावा होम्योपैथी सब्जेक्ट के लिए कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट एंड मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ एलन की नोट्स। इसके लिए तो एलन की नोट्स के लिए तो ऐसा है कि अगर तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का सोच रहे हो, तो चाहे तुम जो 7-8 महीने पढ़ रहे हो, जिस महीने 7-8 महीने जो जितना भी टाइम सेलेक्ट कर के पढ़ रहे हो, उन 7-8 महीने में तुम खाना खाना भूल जाओ किसी दिन, कोई दिक्कत नहीं है। बट एलन की नोट्स किसी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने आज एलन की नोट में से एक मेडिसिन नहीं पढ़ी या फिर सिर्फ किसी एलन की नोट पढ़ने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये अपने देखेंगे बट हमेशा डेली चाहे 10 मिनट के लिए 15 मिनट 1 घंटे के लिए जो वैसे आइडल टाइम है कि कम से कम 1 टू 1 एंड हाफ आवर के लिए तुमको डेली एलन की नोट्स को पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर उतना नहीं पढ़ रहे हो फिर भी आधे घंटे के लिए तो कम से कम डेली एलन की नोट्स को पढ़ना है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि मटीरिया मेडिका से 16 टू 18 क्वेश्चन आते हैं। तो तुम इतने बड़े नंबर को छोड़ नहीं सकते हो। और ये तो सिर्फ एआईपीजेड के लिए कि 16 टू 18 क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई यूपीएससी का एग्जाम होगा, तो उसमें ये नंबर 20 टू 25 तक भी हो जाता है। 25 क्वेश्चन अगर डायरेक्ट किसी एक बुक से आ रहे हैं, तो सोचो उस बुक का इंपॉर्टेंस तुम्हारे लिए कितना होना चाहिए। तो उसी तरीके से इसको एलन की नोट्स को पढ़ना है। नेक्स्ट होम्योपैथी कॉम्पिटिटिव के लिए सक्सेस की वॉल्यूम 1 में जितना मैटर लिखा हुआ है, उससे बाहर तुम्हें मतलब 70% क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो सक्सेस की वॉल्यूम 1 से तुम्हें मिल जाएंगे एलन की नोट को छोड़ के। बाकी अगर अपने सब्जेक्ट्स को देखें, ऑर्गन को, फार्मेसी को, रिपर्टरी को, तो 70% मैटर तुम्हें सक्सेस की वॉल्यूम 1 से मिल जाएगा। इसको तुम फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, सेकेंड टाइम पढ़ोगे तो तुम्हें उतनी ज़रूरी नहीं लगेगी, ठीक है, उतना ज़रूरी तुम्हें समझ नहीं आएगा। लेकिन जब सक्सेस की वॉल्यूम 1 को पढ़ा, देन तुमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करे, जब दोबारा सक्सेस की वॉल्यूम 1 पे आओगे ना, तब तुम्हें पता लगेगी सक्सेस की इंपॉर्टेंस की कितना माइन्यूट तरीके से उन्होंने हर चीज को लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो गोल्डन बुक है होम्योपैथी के लिए, होम्योपैथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट इज टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट में भी होम्योपैथी से रिलेटेड बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, स्पेसिफिकली मटेरिया के क्वेश्चन टर्निंग पॉइंट में बहुत अच्छे लिखे हैं एंड रिपर्टरी का पार्ट टर्निंग पॉइंट में बहुत अच्छा है। रिपर्टरी में भी कौन सा, जहां पे इन्होंने केंट की, बीटीपीबी की एंड बीबीसीआर की कंपैरिजन की टेबल दी हुई है ना, वो गोल्डन टॉपिक है रिपर्टरी में से तुम्हारे लिए, टर्निंग पॉइंट में से रिपर्टरी के लिए, ठीक है। उन्होंने तीनों जो जहां से आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, तीनों रिपर्टरीज के चैप्टर्स को पहले तो डिवाइड करा है, चैप्टर्स का कंपैरिजन करा है, देन उसमें रूब्रिक हंटिंग का कंपैरिजन कर रखा है, जहां से रिपर्टरी में से आजकल 70% क्वेश्चन जो है रूब्रिक हंटिंग के आ रहे हैं। तो इसीलिए टर्निंग पॉइंट की रिपर्टरी तुम्हारे लिए हाई हो जाती है। नेक्स्ट इज क्रैक द एंट्रेंस। ये सिर्फ और सिर्फ मटीरिया मेडिका की बुक है, जिसमें सिर्फ मटीरिया का लिखा हुआ है, तो ये तुम्हें हेल्प करती है मटीरिया को और इजीली याद करने में, क्योंकि इसमें कई सारी कंपैरेटिव टेबल दी हुई हैं,
कई सारा डाटा एक जगह पे दिया हुआ है। जैसे अगर अपने एक एग्जांपल देखें, जैसे हमको यूरिन के बारे में पढ़ना है, तो अलग-अलग कलर का यूरिन, जैसे डार्क ऑरेंज किसमें है, डीप ऑरेंज किसमें है, मिल्की यूरिन किसमें है, ये सारी चीज़ें तुम्हें एक ही जगह पे मिल जाएगी। तो तुम्हें उस पूरी मेडिसिन का वो लाइन याद रखने का ज़रूरत नहीं होगा। तुम सिर्फ़ अगर डीप ऑरेंज कलर याद रखोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि हाँ भई, ये लोबेलिया में है। तो वो चाहे उस मेडिसिन का पूरा लाइन लिखा आ जाए, लेकिन तुम्हें मेडिसिन ऑलरेडी क्लियर होएगी। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ जो है क्रैक द एंट्रेंस में लिखी हुई है। बहुत सारे सिम्पटम्स का, बहुत सारे कंपैरिजन जो है, कंपैरेटिव टेबल्स उसमें दी हुई हैं, और हर चीज़ को टेबुलर फॉर्म में याद करना बहुत ईज़ी हो जाता है, रेदर देन तुम कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो ना, कंपेयर कर रहे हो। क्योंकि शुरू-शुरू में बच्चों को कंपेयर करने में ही दिक्कत आती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि किस तरीके से कंपेयर करें ना। हमें क्या पता कि इसके जैसा सिम्पटम किसी और मेडिसिन में कहाँ पे लिखा हुआ है। ये स्टूडेंट्स को बहुत कंप्लेन आती है कि जब पढ़ना शुरू करते हैं हमें नहीं पता था कि ये ऐसी ही सेम लाइन किसी और मेडिसिन में भी लिखी हुई है। जैसे अगर तुमने नोज़िया और स्मेल रिलेटेड देखा होगा, तो अपने कॉल्चिकम पढ़ते हैं, बट वैसी ही बिल्कुल सिमिलर लाइन आर्सेनिकम में भी है, बिल्कुल सिमिलर लाइन सीपिया में भी है। अगर तुम उन तीनों मेडिसिन की लाइन्स को एक साथ पढ़ोगे, तब तुम्हें पता लगेगा कितना माइन्यूट डिफरेंस से भी आंसर जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे मैं कई बार एग्जांपल देती हूँ, अगैरिकस का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है प्लस मर्क्यूरियस का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, उसमें सिर्फ एक वर्ड का फर्क है, दैट इज बेस्ट, कि मर्क्यूरियस में बेस्ट वर्ड लिखा हुआ है ना। तो ये स्टूडेंट्स को पहले लगता है कि अरे ये हमें पता ही कैसे लगेगा, इसको पता लगने के लिए हमें बहुत टाइम चाहिए। तो उसके लिए क्रैक द एंट्रेंस में तुम जा सकते हो, और उसकी एक और ट्रिक भी है जो मैं तुम्हें मटीरिया मेडिका वाला जब अपने पोर्शन पढ़ेंगे तब बताऊंगी। नेक्स्ट इज जाना रथ। जाना रथ की बुक चाहे तुम खरीदो या ना खरीदो, लेकिन इसकी पीडीएफ जो है ना, वो ऑलरेडी तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसकी थ्योरी में मत जाना, जाना रथ की थ्योरी में काफ़ी वास्ट चीज़ें दी हुई हैं, और काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, ठीक है, मिसलीडिंग भी है जाना रथ की थ्योरी थोड़ी सी, बट इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे दिए हुए हैं। तो तुम्हें क्या करना है, होम्योपैथी सब्जेक्ट, सिर्फ होम्योपैथी की है ये बुक जाना रथ, तो सिर्फ तुम्हें मटीरिया के उससे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऑर्गनॉन के, फार्मेसी के, एंड स्पेसिफिकली रिपर्टरी के। रिपर्टरी के क्वेश्चन जाना रथ से जरूर सॉल्व करना, उससे तुम्हारे कई सारे कंपैरिजन क्लियर होंगे, और कई सारे सिंगल मेडिसिन के तुम्हें आंसर जो है उसमें से जाना रथ में से मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें होम्योपैथिक सब्जेक्ट में से जाना है। नेक्स्ट इज फॉर एलाइड सब्जेक्ट। एलाइड सब्जेक्ट के लिए दो चीजें कर सकते हो तुम, या तो तुम रोम्स ले लो एक ही बुक, या फिर तुम क्या कर सकते हो, सक्सेस की वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 ले सकते हो। वॉल्यूम 2 में जो दिया हुआ है सक्सेस में, मेनली एनाटॉमी का पोर्शन, पीएसएम का पोर्शन, एंड सर्जरी दी हुई है शायद, एंड एफएमटी दी हुई है। चार सब्जेक्ट दिए हुए हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पीएसएम और एफएमटी दी हुई है, सर्जरी नहीं है इसमें। वॉल्यूम 3 में सर्जरी, पीयूएम एंड ओबीजीवाई वाला पोर्शन दिया हुआ है। तो ऑलमोस्ट सक्सेस की जो सेकंड वॉल्यूम एंड थर्ड वॉल्यूम है ना, वो रोम्स के, मतलब तुम्हें 80 to 90% मैटर ऐसा है जो तुम्हें सिमिलर देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से मुझे रोम्स ज़्यादा पसंद है, क्योंकि रोम्स में इन सब्जेक्ट के अलावा अगर अपने देखें, जैसे जो अपने मेन सब्जेक्ट है एफएमटी, पीएसएम और पीओएम, ओबीजीवाई को छोड़ के भी कई अच्छी इंफॉर्मेशन जो है रोम्स में दी हुई है। जैसे कार्सिनोमा रिलेटेड इन्होंने अलग से चैप्टर दिया हुआ है, तो तुम्हें हर ऑर्गन का कार्सिनोमा एक ही जगह पे इजीली मिल जाता है। जैसे अगर तुम्हें कार्सिनोमा का पढ़ना है, तो लंग कार्सिनोमा, ब्लैडर कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, सारा का सारा मैटर एक ही जगह पे कलेक्टेड मिल जाता है। इसी तरीके से इन्होंने ट्रायड्स का अलग चैप्टर बनाया हुआ है, इसी तरीके से इन्होंने सिंड्रोम्स का अलग चैप्टर बनाया हुआ है, साइंस का अलग चैप्टर बनाया हुआ है। तो इन्होंने कंपैरिजन के हिसाब से बहुत ही, मतलब कंपाइल करके अच्छे से प्रेजेंट करा हुआ है। बट वही रोम्स की हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। रोम्स में से अगर तुम एआईपीजेड का प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी के लिए फिर भी, मतलब यूपीएससी के लिए तो सबसे अच्छी बुक एलाइड सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए रोम्स ही है, ठीक है। लेकिन एआईपीजेड में क्योंकि उतना डीप में भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं फ्रॉम एलाइड सब्जेक्ट, तो रोम्स में
रोम से पढ़ने के लिए तुम्हें उससे पहले सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का तरीका तुम ये कर सकते हो, जैसे मानो अगर तुम गाइनी शुरू करने चाह रहे हो ना, तो गाइनी के देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के, सिर्फ गाइनी के देखो, क्योंकि सारा का सारा तुम देखोगे तो एनालाइज नहीं कर पाओगे। तो सिर्फ ये देखो 2024 में गाइनी के क्वेश्चन कौन कौन से आए, 23 में कौन से आए, 22 में कौन से आए, 21 में कौन से आए। तो इससे तुम्हारे पास में एक टॉपिक तैयार हो जाएगा कि अच्छा यहाँ यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वो सारे टॉपिक जो है वो रोम से तुम बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। वैसे मैं तुम्हें बता देती हूँ, रोम्स में से, गाइनी ऑब्स में से, ओबीजीवाई में से, गाइनी एंड ऑब्स में से छोड़ने लायक कुछ भी नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट इज पीएसएम में छोड़ने लायक कुछ नहीं है, सब इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। इसमें तुम्हें एनाटॉमी में बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एनाटॉमी में बहुत वास्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है जो तुम्हारे एआईपीजेड के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। एफएमटी में से भी तुम्हें काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं रोम्स में से छोड़नी पड़ेंगी। पीओएम वाली जो चेन है अपने पढ़ते हैं, फिजियो पैथो एंड मेडिसिन, उसमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस तुम्हें रोम्स को देनी है वो मेडिसिन वाले सब्जेक्ट को देनी है। फिजियोलॉजी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, उतनी डिटेलिंग अगर तुम्हारे पास में टाइम, अब ये चीज़ भी डिपेंड करती है, जैसे अगर तुम इसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो, तो उसमें से तो हार्डली क्या रह गए अपने पास में, 4 मंथ्स रह गए हैं। तो अब तो तुम्हें इसके लिए तो बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा कि यार मैं सिर्फ इतनी ही चीज़ें पढ़ सकता हूँ इतने टाइम बीइंग के लिए। तो वो तुम्हारा प्लान प्रिपेयर होना चाहिए। लेकिन अगर तुम 26 के लिए या फिर किसी यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, फिर तुम्हारे पास में बहुत टाइम है, तब तुम रोम्स की हर डिटेलिंग में जाना, तब तुम उसको इजीली कवर कर सकते हो। क्योंकि एक बार अगर तुमने सारी रोम्स को अपनी आंखों से निकाल लिया, एक बार उसको सही से शिद्दत से पढ़ लिया, तो फिर तुम्हें एलाइड के लिए वो मैटर ढूंढने के लिए कहीं पे भी और जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। फिजियोलॉजी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं जो तुम्हारा बेसिक क्लियर करेगी। तो वही ये अकॉर्डिंग टू टाइम तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से टाइम से तुम प्रिपरेशन कर रहे हो। जैसे अगर अभी तुमको करना है 2025 के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि फिजियोलॉजी को तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तब तो तुम्हें, जैसे अभी अगर 4 मंथ अपने माने, 3 मंथ्स या 4 मंथ्स माने रह गए हैं, तो 1 महीने में या 1.5 महीने का तुम्हें टाइम रखना चाहिए कि 45 डेज में मैं एक बार सारा का सारा सिलेबस कवर कर लूंगा, एक बार सारा का सारा सिलेबस देख लूंगा। क्योंकि 45 डेज में एक बार तुम कवर करोगे, तब नेक्स्ट बार 30 डेज में तुम जाके दूसरी बार सारे सिलेबस को देख पाओगे। और फर्स्ट टाइम में तो ऑनेस्टली कुछ याद नहीं रहता है, कुछ भी, और वो किसी को याद नहीं रहता है। तो इसीलिए हमेशा कभी भी घबराने का जरूरत नहीं है कि मैंने पढ़ा, मेरे को क्या याद रहा क्या नहीं याद रहा, नहीं पता। ठीक है, तो घबराने का जरूरत नहीं होता है, वो हर किसी के साथ यही होता है। जब तुम सेकेंड टाइम पढ़ते हो ना, तब तुम्हारा दिमाग एनालाइज करना शुरू करता है कि अच्छा मुझे ये चीज याद हो रही थी, या फिर इसका मैंने क्वेश्चन कहीं पे देखा था। तब तुम्हारा दिमाग उन चीजों को यूज करके फिर एक तुम्हारे माइंड में इमेज बनाएगा। ठीक है। तो अगर अभी 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कोशिश करो कि आज से अपनी तैयारी शुरू करो, अगर आज से कर रहे हो तो। अगर पहले से कर रहे हो तो वेल एंड गुड है। अगर आज से कर रहे हो तो 45 डेज का टाइम लेके चलना कि 45 डेज में तुम्हें इन सब्जेक्ट को कवर करना ही करना है। और कौन कौन से उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं तुम्हें बता दूंगी। तो उन टॉपिक्स को कम से कम फर्स्ट में कवर करना है। नेक्स्ट इज लाइट सब्जेक्ट के लिए टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट में बहुत थोड़ा ही मैटर दिया हुआ है लाइट सब्जेक्ट का, बट हर लाइन टर्निंग पॉइंट की इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अगर तुम्हें अभी 2025 के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो रोम्स में जाने से पहले टर्निंग पॉइंट की सारी थ्योरी जरूर कवर करना, देन रोम्स पे जाना, मैं ये रिकमेंड करूंगी। क्योंकि टर्निंग पॉइंट में हर सब्जेक्ट के लिए, मतलब कुछ ही सब्जेक्ट की, पहली बात तो एलाइड में इसमें से थ्योरी दी हुई है, और वो मतलब 20 या 21 पेजेस की इतनी ही दी हुई है, और हर सब्जेक्ट के 150 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो वो तुम्हारा एक बेस तैयार कर देगी कम से कम। ठीक है। तो फर्स्ट अगर 2025 के लिए करना है तो टर्निंग पॉइंट से शुरू करो, और चाहे 26 के लिए भी करना है तो भी टर्निंग पॉइंट से शुरू करो, ताकि तुम्हें डर निकले कि अच्छा हाँ मैंने इस चीज को तो यहाँ से कवर कर लिया ना। एक माइंड में कॉन्फिडेंस आता है कि कम से कम मैंने किसी एक बुक की तो थ्योरी कवर करी। तो रोम्स में जाओगे तो एक ही सब्जेक्ट की थ्योरी करने
कवर करने में 10-15 दिन तुम्हें लग जाएंगे। तो 10-15 दिन में अगर कुछ नहीं कवर होता है ना, तो फिर वो नेगेटिव फीडबैक जाता है दिमाग को। यही तुमने कम टारगेट रखा, छोटा टारगेट रखा और उसको तुमने कंप्लीट कर लिया, तो वो तुम्हारे माइंड को क्या देगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा कि मुझे और पढ़ना है, मुझे और पढ़ना है। तो इस तरीके से प्लान बनाओ अपने। नेक्स्ट इज पीजी प्लस। पीजी प्लस में सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज दिए हुए हैं, सारे के सारे एलाइड सब्जेक्ट के। तो ये भी बहुत ही अच्छी बुक है, क्योंकि अभी अपने पास में कोई ऐसा बुक अवेलेबल नहीं है एलाइड सब्जेक्ट के जहाँ पे क्वेश्चन तुम्हें एक ही जगह पे मिल जाए। तो इसमें से भी पीयूएम वाले, पैथो के, ओबीजीवाई के, पीएसएम के एंड इसमें से स्किन के क्वेश्चन ये जरूर कवर करना, क्योंकि स्किन तुम और कहीं पे भी डिटेल से नहीं पढ़ोगे। बट अगर तुम पीजी प्लस में से सिर्फ स्किन के क्वेश्चंस कवर कर लेते हो, तो भी तुम्हारे स्किन के सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, क्योंकि स्किन के क्वेश्चन में से भी बहुत पिक्यूलियर से टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। जैसे लाइकन का क्वेश्चन आ गया, सोरियासिस का क्वेश्चन आ गया, लेप्रोसी का क्वेश्चन आ गया। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से कंपाइल होके मिल जाएंगे पीजी प्लस के स्किन चैप्टर में। तो स्किन को तुम पीजी प्लस से कवर कर सकते हो, उसी से तुम्हारी ये तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट है एक डीएनबी लास्ट 5 ईयर कंपाइलेंस नोट्स चलते हैं, ठीक है। ये इसकी तुम्हें पीडीएफ ऑनलाइन मिल जाएगी, अगर नहीं मिली तो मुझे मैसेज कर देना, मैं सेंड कर दूंगी। इसमें हर एलाइड सब्जेक्ट का 23 एंड 24 सब्जेक्ट दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द एलोपैथी के डिवाइडेशन के हिसाब से ना, एमबीबीएस के डिवाइडेशन के हिसाब से इन्होंने 24 वो बनाए हुए हैं। तो उसमें जो एलोपैथी का होता है ना, फार्मेसी वाला पोर्शन, वो भी दिया हुआ है। तो उसको तुम्हें हटा देना, ऑफ कोर्स अपने उनकी मेडिसिन से रिलेटेड कोई काम नहीं है। बट जैसे इन्होंने एनाटॉमी का 5 या 6 पेजेस में ही कवर कर दिया एनाटॉमी सारी, ओबीजीवाई को 5 या 6 पेजेस में ही सारे के सारे ना इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स इसमें दिए हुए हैं, जो मुझे पर्सनली बहुत ही इंपॉर्टेंट लगते हैं कि उस सब्जेक्ट में से कम तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन तो पता होनी ही चाहिए। और इसको कभी भी पीडीएफ से मत पढ़ना, मैंने खुद ने इसकी वो हार्ड कॉपी निकलवाई थी। तो तुम सब भी कोशिश करना इसकी हार्ड कॉपी निकलवा के, और जैसे जिस दिन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे आज तुमने एनाटॉमी पढ़ा, तो एनाटॉमी की जब तुमने टर्निंग पॉइंट से थ्योरी कवर कर ली, तो एक बार बस इसकी रीडिंग अगर ले लोगे ना, तो तुम्हें तुम्हारा वो सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट फील होएगा कि अच्छा हाँ, मैंने इसका सारा कुछ कर लिया है। इतने सही से इसमें वन लाइनर्स दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब अपने एग्जाम्पल के तौर पे देखें सब्जेक्ट्स को। There are 2 days in the year that we can not do anything yesterday and tomorrow. तो कुछ भी कल पे भी मत छोड़ना और आने वाले कल पे भी मत छोड़ना, ना तो पीछे वाले कल में कुछ होता है, ना ही आने वाले में कल होता है। तो आज अगर अभी तुम ये डेमो क्लास ले रहे हो, तो कोशिश करना कि आज कुछ ना कुछ पढ़ के सोना, ठीक है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट, चाहे कोई भी तुम्हारे पास में बुक है, अगर कंपेटिटिव वाली बुक नहीं है, तो जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक है, एलन की नोट्स तो सबके पास में होगी होगी। तो कोशिश करना कि आज से कुछ ना कुछ अपना क्विक स्टार्ट करना, आज से खुद को पुश करना कि नहीं, मेरे को ये करना ही करना है, मेरे को एग्जाम निकालना ही निकालना है। और एआईपीजेड तो अपने लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए। वरना बीएचएमएस के बाद में ना एक बार अपने को नहीं समझ आता है कि किस तरफ हमें जाएं, कौन सा करियर ऑप्शन चूज करें, जिसमें से कम, ऑफ कोर्स इस एज में आके सबको कमाई भी चाहिए होती है, और प्लस एमडी में तुम्हें डिग्री भी मिल जाएगी, और गवर्नमेंट कॉलेज होगा तो तुम्हें पेशेंट्स भी अच्छे मिल जाएंगे। तो एक तुम्हारा फ्यूचर का ना लाइन का सेटअप हो जाता है। तो आज से खुद को बूस्ट करना है तुम्हें दोबारा से कि आज से मैं दोबारा अपनी पढ़ाई चालू करूंगा। नेक्स्ट अपने देखेंगे, जैसे एक एक सब्जेक्ट का मैं तुम्हें बता देती हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में से तुम्हें कैसे कैसे जाना है। तो मटेरिया में से एलन की नोट, सक्सेस, जाना रथ के एमसीक्यू प्लस क्रैक द एंट्रेंस। अब एलन की नोट्स को तुम किस तरीके से पढ़ सकते हो, जैसे ये हमारी क्लास का एक नोट्स था कि एक्टिया रेसिमोसा जो मेडिसिन है, उसका अपने को दूसरा नाम पता है कि क्या नाम है उसका, सिम्सिफ्यूगा भी उसको बोलते हैं। तो पहले तो उस मेडिसिन के जितने भी कॉमन नेम है तुम्हें वो पता होने चाहिए। अब ये तुम्हें कहाँ से पता लगेंगे, तो अगर सक्सेस बुक तुम उठाओगे, उसकी फार्मेसी वाला जो पोर्शन है उसमें एक टेबल बनी हुई है, जिसमें सारे मेडिसिन के जितने भी कॉमन नेम है, उस मेडिसिन की फैमिली कौन सी है, उस मेडिसिन का अप्रूवर कौन सा है, और वो मेडिसिन कौन सी क्लास के अंडर प्रिपेयर होती है, ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें एक जगह पे मिल जाएगी।
प्लस कौन सी मेडिसिन का कौन सा पार्ट यूज होता है, ये तुम्हें इंफॉर्मेशन फार्मेसी के ही जो फार्मेसी वाला ही जो पार्ट है, उसी में तुम्हें ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सी मेडिसिन के लिए, जैसे राइजोम से कौन कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर हो रही है, कौन सा पार्ट जो है उस प्लांट का या फिर उस एनिमल का यूज हो रहा है मेडिसिन को प्रिपरेशन के लिए, ये भी तुम्हें फार्मेसी में ही मिल जाएगा सक्सेस में। तो जब भी एलन की नोट्स पढ़ो, उसमें अपने लिख लो साथ में कि एक कॉमन नेम तो उसमें लिखा ही रहता है, जैसे उसमें ब्लैक कोहोश लिखा है एक्टिया रेसिमोसा के लिए। ठीक है। ओके, या मटीरियल मेडिकली के लिए ये है एलन की नोट्स, सक्सेस का वॉल्यूम 1, जाना रथ का एमसीक्यू एंड क्रैक द एंट्रेंस। ओके, क्लियर। तो कॉमन नेम एक ही जगह पे अपनी एलन की नोट्स में लिख लो, जैसे 1 इज ब्लैक कोहोश, सेकंड इज बग बीन, थर्ड इज ब्लैक स्नेक रूट, फोर्थ इज मैक्रोटस। जैसे इसका ब्लैक कोहोश है, तो अपने को पता है ब्लू कोहोश भी एक मेडिसिन का होता है। इसका बग बेन है, तो कई सारी ऐसी मेडिसिन है जिसका नाम वन बेन है, किसी का बक बेन है, सबके अलग अलग नेम है ना। तो ये कंपैरिजन तुम्हें कहाँ से मिलेगा, ये कंपैरिजन तुम्हें मिलेगा क्रैक द एंट्रेंस से। क्रैक द एंट्रेंस के कॉमन नेम वाले चैप्टर में जब तुम जाओगे, तो वहां पे जिस भी मेडिसिन का सिमिलर कॉमन नेम है, जैसे माउंटेन टोबैको किसको बोलते हैं, इंडियन टोबैको किसको बोलते हैं, माउंटेन लॉरल किसको बोलते हैं ना, जिनके नेम में कुछ सिमिलर वर्ड आ रहा है, उनका कंपैरिजन तुम्हें एक ही टेबल में क्रैक द एंट्रेंस में मिल जाएगा। नेक्स्ट है इसकी फैमिली, फैमिली इज रैननकुलेसी। तो हर मेडिसिन की फैमिली को अलग अलग याद करने से बहुत ज्यादा अच्छा है कि क्रैक द एंट्रेंस का जो चैप्टर है फैमिली वाला, फैमिली नेम, उसमें तुम जाना, उसमें हर फैमिली में कौन कौन से मेंबर आते हैं वो तुम्हें एक ही जगह पे मिल जाएगा। जैसे रैननकुलेसी फैमिली में कौन से मेंबर आते हैं, जैसे लोगानिएसी फैमिली का बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि लोगानिएसी फैमिली के कौन कौन से मेंबर है, अम्बली फेरी के कौन से मेंबर हैं, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन तुम्हें एक जगह पे मिल जाएगा। तो कोशिश करना वहां से याद करना, मतलब हर मेडिसिन का फैमिली याद मत करना, इस फैमिली में कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं वो याद करोगे, तो ज्यादा जल्दी और ज्यादा इजीली याद होएगा। और इस मेडिसिन को किसने प्रूव करा है, प्रूवर इज जीनस। पार्ट कौन सा यूज होता है, राइजोम पार्ट यूज होता है, और कौन सी क्लास के अंडर प्रिपेयर होती है ना। फार्मेसी में तुमने ओल्ड एंड न्यू मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, तो क्लास 1 से क्लास 9 तक होता है ओल्ड मेथड में, तो वो भी तुम्हें फार्मेसी में एक ही जगह पे मिल जाएगा कि क्लास 1 में कौन कौन सी है, क्लास 2 में कौन सी है, क्लास 3 में कौन सी है। और उनको किस तरीके से याद करना कि जब भी कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तुम सॉल्व करो और वहां पे देखो कि इस क्लास का क्वेश्चन आया हुआ है, तो तुरंत अपनी सक्सेस की वॉल्यूम 1 में आना। ठीक है। और उसमें जो फार्मेसी पोर्शन में लिखा हुआ है ये क्लासेस का क्लासिफिकेशन का जहाँ पे टेबल लिखा हुआ है, उस पे तुरंत मार्क कर लेना कि ये वाला क्लास का क्वेश्चन आया हुआ है, इस पेपर में आया हुआ है। तो तुम्हें इजीली याद रहने में वो हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसमें क्या करा हुआ है सक्सेस में, तो कि क्लास 1 में 10-15 मेडिसिन दी हुई है, क्लास 2 में 10-15 मेडिसिन दी हुई है, क्लास 3 में 10-15 मेडिसिन दी हुई है ना। तो इस तरीके से कई बार अब ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये फर्स्ट में थी या सेकंड में थी, जैसे यूफ्रेशिया